हाँ, तो लास्ट क्लास में किसी ने ये पूछा था फ्लाई ऐश के बारे में। तो आपने ये चीज थी कि फ्लाई ऐश प्रोड्यूस कैसे होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप जो भी फॉसिल फ्यूल या कुछ बर्न कर रहे हैं, तो फॉसिल फ्यूल क्या है? ऑर्गेनिक मैटर है, ठीक है ना। आप उसे बर्न कर रहे हैं, बर्न करने के बाद जो गैसेस रिलीज हो रही है उसमें, ठीक है। ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है? जो कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड होते हैं जिसमें, वो ऑर्गेनिक मैटर होता है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है। जैसे प्लांट मैंने प्रोड्यूस किया, जैसे आपकी फैट हो गया, आपका कार्बोहाइड्रेट हो गया, ये सारी क्या चीज है? ऑर्गेनिक मैटर है। वही क्या चीज है आपके, जैसे आपकी कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गई, नाइट्रोजन हाइड्रोजन के ऑक्साइड्स हो गए, ये सारे क्या है? इनऑर्गेनिक फॉर्म में है। तो आपके क्या चीज है? फ्लाई ऐश जो है किससे प्रोड्यूस हो रहा है? फ्लाई ऐश कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल से हो रहा है। तो जो फॉसिल फ्यूल था वो तो ऑर्गेनिक मैटर था, लेकिन जब फ्लाई ऐश के रूप में प्रोड्यूस हुआ तो उसमें क्या क्या चीज हमने बताया कि इसमें हो सकता है क्या है? जिस जिस मैटर से वो फ्यूल बना हुआ है वो एलिमेंट रिलीज हो रहे हैं इसमें, ठीक है ना। तो वो एलिमेंट कैसे हो सकता है? उसमें आयरन था अगर, तो आयरन के ऑक्साइड्स रिलीज हो रहे हैं, सिलिका रिलीज हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आपका इनऑर्गेनिक है, लेकिन वो कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस में कन्वर्ट हो जाता है कार्बोहाइड्रेट में, तब ऑर्गेनिक है। तो मुझे जहां तक लगता है ना, ये क्या चीज है? जो फ्लाई ऐश में जो आपके एलिमेंट्स ऑक्साइड्स हैं, तो ये तो सारे इनऑर्गेनिक ही होंगे। ऑर्गेनिक हो सकता है अगर कोई फॉसिल फ्यूल का ऐसा मैटर जो वो भी रिलीज हो जाता है इसमें, क्योंकि फ्लाई ऐश में आपकी क्या चीज है? सॉलिड या लिक्विड या कोई सी भी कंपोनेंट, सॉलिड लिक्विड किसी भी फॉर्म में होता है वो। तो फ्लाई ऐश मतलब राख है वो। तो इसमें मतलब पार्टिकुलेट मैटर्स भी है। तो अल्टीमेटली क्या चीज है कि इसमें अगर आप ये देखोगे तो आपको पता चलेगा ये सारे तो इनऑर्गेनिक मैटर्स हैं। आप सिलिका के ऑक्साइड्स हो गए, एल्यूमिनियम के ऑक्साइड्स हो गए, क्योंकि ये कहीं भी आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं बना रहा, ये आपके नेचुरल प्रोसेस से बन रहे हैं। और सेकंड, इसमें कोई कार्बन और हाइड्रोजन नहीं है। कैल्शियम के ऑक्साइड्स और ये कोबाल्ट हो गया, कॉपर हो गया, ये सारे तो आपके इनऑर्गेनिक है। पर ऑर्गेनिक मैटर अगर कोई साथ में ऐड हो जाता है, किसी जगह पे आपकी ऐश पड़ी है, आपने कलेक्ट कर लिया, उसमें अगर ऑर्गेनिक मैटर आ रहा है, तो हो सकता है कि वो ऑर्गेनिक मैटर फ्यूल के से कुछ ऐसी चीज आ रही है कि ऑर्गेनिक मैटर आ गया, या ऐश कहीं पे डिपॉजिट की तो वहां से लीचिंग होकर कोई और चीज ऑर्गेनिक मैटर आ जाता है। पर अगर आप इसे देखते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें इनऑर्गेनिक मैटर होना चाहिए। अगर ऑर्गेनिक मैटर है तो वो हो सकता है कि फ्यूल के बर्न होने के टाइम पे कुछ ऐसी चीज जो कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड्स भी हो सकता है वो साथ में रिलीज हो गए उसमें। तो मोस्ट प्रॉब्लम मुझे लगता है कि इसका आंसर वैसे तो इनऑर्गेनिक मैटर होना चाहिए। ओके सर। क्योंकि अगर आप इस देखोगे ना कि आप कह रहे हो क्या चीज, आप कह रहे हो आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जब तक, क्योंकि इसमें कोई सी भी कंपोजिशन हो सकती है जो आप फ्यूल बर्न कर रहे हो, तो इस सब ये सारी चीजें तो आपकी इनऑर्गेनिक है, क्योंकि ये नेचुरल प्रोसेस से एग्जिस्ट कर रही है। जो आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाता है ना, वो आपके ऑर्गेनिक मैटर है, क्योंकि विच इज कंपोज्ड ऑफ, विच मतलब विच इज मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ठीक है ना। बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन, तब वो जाके ऑर्गेनिक मैटर कहलाता है। हाँ, तो अगर कोई भी चीज कह रहा है कि, और इसी के करस्पॉन्डिंग में जो फ्लाई ऐश जो है आपकी, अगर ये चीजें हैं तो इससे रिलेटेड जो भी डिजीज होगी, ठीक है ना, अगर आपको कैल्शियम से रिलेटेड, मैग्नीशियम से रिलेटेड जो भी टॉक्सिक हैवी मेटल्स है, अगर वो आपके बॉडी में आ जाती है, तो ज्यादातर आपको प्रॉब्लम किस तरह की होती है? न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है, किडनी फेलियर की प्रॉब्लम होती है। तो फ्लाई ऐश से रिलेटेड क्वेश्चन भी था ये वाला, तो जिसका आंसर आपने बताया था कि फर्स्ट एंड सेकंड है। फ्लाई ऐश कैन बी यूज फॉर द ब्रिक प्रोडक्शन, एंड द फ्लाई ऐश जो है आपका सीमेंट, उसकी रिप्लेसमेंट में भी यूज किया जा सकता है। फ्लाई ऐश में सिलिकॉन के डाइऑक्साइड्स भी हो सकते हैं, कैल्शियम के ऑक्साइड्स भी हो सकते हैं, लेकिन इसमें टॉक्सिक एलिमेंट नहीं होता है, थर्ड इसीलिए ऑप्शन गलत था, ठीक है। तो अगर आपने देखो इसके अंदर सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, तो क्या होगा? सिलिकॉन डाइऑक्साइड कैन बी यूज टू प्रोड्यूस एसिड रेन, एसिड रेन बनाने के काम आ सकता है वो, ठीक है ना। तो फ्लाई ऐश आगे फर्दर क्या चीज होगी आपकी? फ्लाई ऐश जो है से एसिड रेन भी प्रोड्यूस हो सकती है। अगर ये एसिड डिपॉजिट ऐसी फॉल करता है तो ये वेट ड्राई एसिड रेन है। और अगर ये बाद में फर्दर हाइड्रोजन के साथ, मतलब वाटर के साथ, जो वाटर वेपर है उसके साथ रिएक्ट कर जाएगा, तो फर्दर क्या होगा? वो सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा, और सल्फ्यूरिक एसिड क्या हो गया आपका? वेट टाइप की एसिड रेन हो गई, ठीक है। यहाँ तक आप लोग हाँ सर। तो एक लीड के बारे में बताया था मैंने कि जो लीड है वो आपके पेट्रोल, डीजल, इधर बैटरी, इस सब में मतलब पाया जाता है। तो लीड की सबसे ज्यादा
मतलब उसके साइड इफेक्ट क्या है आपके नर्वस सिस्टम। अगर लीड आपकी बॉडी में चला जाए तो आपका नर्वस सिस्टम जो है वो डैमेज कर जाएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम डैमेज कर जाएगा और कैंसर हो सकता है। और प्राइमरली ये किसको अफेक्ट करता है, ये आपके चिल्ड्रंस होते हैं उसको अफेक्ट करता है। तो एक्चुअली क्या था कि पहले जो लीड ऐड किया गया था फ्यूल के अंदर, उसका पर्पस क्या था आपका एंटी नॉकिंग एजेंट जो होता है। एंटी नॉकिंग एजेंट का मतलब क्या चीज होती है, लीड का यूज इसीलिए किया गया था कि लीड जब ऐड होता है फ्यूल के अंदर तो जो आपके इंटरनल कंबशन इंजन होते हैं, इंटरनल कंबशन इंजन का मतलब जहां पे इंजन के अंदर ही फ्यूल और इंजन के अंदर ही फ्यूल इग्नाइट भी हो रहा है यानी, और एक एक्सटर्नल कंबशन इंजन होता है जो आपके स्टीम इंजन और ये सारी चीज हो गई। आप लोगों को पता है ना इंटरनल और एक्सटर्नल कंबशन इंजन में क्या अंतर होता है? यस सर। यस सर। तो जो आपकी जो गाड़ियां चलती हैं सारी इंटरनल कंबशन इंजन है, एक इंजन होता है उसी के अंदर एयर को क्या करते हैं कंप्रेस करते हैं, कंप्रेस्ड होने के कारण इतनी हीट प्रोड्यूस होती है और फिर जब उसमें क्या करते हैं फ्यूल को इंजेक्ट करते हैं तो उस हीट के कारण फ्यूल बर्न होता है, ठीक है ना। जब फ्यूल बर्न होता है, ठीक है, अब लीड को ऐड क्यों किया जाता है, लीड के ऐड होने से फायदा क्या था कि आपका जो फ्यूल के साथ जो एयर थी उसका कंप्रेशन ज्यादा हो सकता था, मतलब ज्यादा कंप्रेस्ड होगा तो क्या चीज होगी ज्यादा फोर्स प्रोड्यूस करेगा, मतलब ज्यादा कंप्रेस हो सकता है विदाउट ब्लास्ट, ब्लास्ट हुए बिना, मतलब इंजन आपका ब्लास्ट नहीं करेगा लेकिन कंप्रेस्ड हो सकता है इतना, मतलब उसकी लिमिट ज्यादा थी कि ज्यादा अमाउंट मतलब ज्यादा लिमिट तक वो कंप्रेस हो सकता था। इसी कारण से लीड ऐड किया जाता था टू इंक्रीज द लिमिट, टू इंक्रीज द लिमिट ऑफ कंप्रेशन ऑफ फ्यूल विद एयर, ठीक है ना। अगर पेट्रोल में आप लीड ऐड कर देते हो तो ज्यादा कंप्रेस किया जा सकता था, और जितना कंप्रेस होगा तो पिस्टन जब बाहर वापस आएगा तो क्या होगा, उस टाइम पे ज्यादा फोर्स प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो लीड इसीलिए ऐड किया था, लेकिन लीड से क्या प्रॉब्लम हो रही है आपकी, जो अब ये प्रॉब्लम बताई है सारी लीड से, और साथ के साथ आपका कैटालिटिक कन्वर्टर, जो आपका कैटालिटिक कन्वर्टर आप लगाते हो किस लिए लगाते हो, फ्यूल जो इंजन में कैटालिटिक कन्वर्टर लगाया जाता है जो आपकी गैसेस जो रिलीज होती हैं उसको न्यूट्रल फॉर्म में या लेस हैजार्डस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, जैसे आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है तो आप उसे नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर रहे हो, पर्पस क्या चीज है, उसको कन्वर्ट ऐसी फॉर्म में कर दिया जिससे वो डिजास्टर्स नहीं है। तो लीड अगर यूज होता है तो प्रॉब्लम क्या होती है, कैटालिटिक कन्वर्टर में जो उस कैटालिटिक कन्वर्टर की जो फंक्शनैलिटी होती है कि उसे कन्वर्ट करने की, उसमें वो प्रॉब्लम क्रिएट करने लग जाता है, उसके कैटलिस्ट जो प्रोसेस जो होता है उसको ये रिड्यूस कर देता है। तो ऐड इसीलिए किया गया कंप्रेशन को बढ़ाने के लिए, लेकिन हटाया इसीलिए गया एक ये प्रॉब्लम, और कैटालिटिक कन्वर्टर जो है फंक्शन नहीं कर पाता अगर लीड ऐड रहता है तो उसमें, ठीक है। हाँ समझ आ सर। गया आप लोग? ठीक है, एक बस ऐसे ही बताया था, इंटरनल कंबशन इंजन जो आपको बताया था गाड़ियों में क्या है, उसी इंजन में आपका एयर ऐड होती है, उसी में फ्यूल होता है, वो तो आपका इंटरनल कंबशन इंजन हो गया, उसी में कंबशन हो रहा है। एक्सटर्नल कंबशन होता है जैसे आपका जो जो क्या चीज होती है, कोयले के इंजन होते हैं, ठीक है, उसमें या फिर आप कैसे होते हैं थर्मल पावर प्लांट में, वहां पे कोयला क्या चीज है, कोयले को आप क्या कर रहे हो, कोयले को बर्न कर रहे हो एक जगह पे और उससे जो हीट प्रोड्यूस हो रही है उस हीट से आप पानी को क्या कर रहे हो, स्टीम में कन्वर्ट कर रहे हो, पानी को उससे क्या कर रहे हो, पानी को वो जब हीट दोगे तो वाटर कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर वेपर में स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो वहां पे क्या हो रहा है, फ्यूल बर्न एक जगह पे हो रहा है और एयर जो है, एयर हो गया या वाटर हो गया, ठीक है ना, जिसमें आप वो हीट देते हो वो दूसरे चैम्बर में होता है, इसीलिए वो एक्सटर्नल कंबशन इंजन कहलाता है, ठीक है। तो ये चीज हो गई लीड की, आपके क्या क्या साइड इफेक्ट होते हैं। ऐड इसीलिए किया गया था कंप्रेशन या उसका नॉकिंग नंबर इंक्रीज करने के लिए। मेटल्स के ऑक्साइड जैसे आपके एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स और ये सारे जो ऑक्साइड्स होते हैं, इसके बताया था नेगेटिव इफेक्ट क्या चीज होती है। नैनो पार्टिकल मैंने आपको बताया था, नैनो पार्टिकल मतलब ऐसे पार्टिकल नैनो साइज के है, तो जितना साइज छोटा होगा उतना ही वो आसानी से आपके रेस्पिरेटरी जो आपके क्या चीज है नोज से एंटर कर जाएगा और लंग्स में जाकर डिपोजिट हो जाएगा। तो एक चीज मैंने और बताई थी, आपके नैनो पार्टिकल जितने ज्यादा रिलीज होंगे उतनी क्या चीज होगी आपकी, ओजोन का डिप्लीशन बढ़ेगा, ये मैंने आपको बताया था कल। कारण क्या चीज है, आपके जो नैनो पार्टिकल निकल रहे हैं, नैनो पार्टिकल मतलब एरोसेल नैनो साइज के, ये क्या चीज होगी, ये आपके ट्रोपोस्फेयर में रिलीज होंगे, स्ट्रेटोस्फेयर तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। जब स्ट्रेटोस्फेयर तक पहुंच जाएंगे तो क्या चीज होगी, ये वाटर के साथ में रिएक्ट करके आपके क्या चीज होगी, ये नैनो पार्टिकल क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे हाइड्रोजन और उसके साथ पूरा रिएक्ट करके
जो हाइड्रोजन आपके फ्यूल सेल से रिलीज हुई है, और उधर जाके क्या चीज होगी, इस तरीके के वाटर वेपर जो होगा, काफी सारा वाटर वेपर बन जाएगा आपका। देखो मैंने उस दिन क्या प्रोसेस बताया था, जो भी क्लाउड्स होते हैं ना, क्लाउड्स का मतलब क्या चीज होती है, आपके वाटर वेपर जब कंडेंस हो जाते हैं तब वो क्लाउड्स में कन्वर्ट होते हैं। अब क्लाउड्स जो आपके डस्ट पार्टिकल और ये पार्टिकल होते हैं हवा में होते हैं, जो उस पर क्या करते हैं, वो उस पर आकर वो कन्वर्ट होते हैं, कंडेंस हो जाते हैं, किसमें, क्लाउड बना देते हैं। वाटर वेपर जो है क्लाउड के फॉर्म में या किसी और फॉर्म में कंडेंस हो सकते हैं। तो ये नैनो पार्टिकल क्या करते हैं, ये नैनो पार्टिकल ऊपर हवा में जाते हैं और स्ट्रेटोस्फेयर तक पहुंचते हैं। स्ट्रेटोस्फेयर में क्या चीज होती है, ये नैनो पार्टिकल वाटर वेपर को बेस प्रोवाइड करते हैं और ये कन्वर्ट हो जाते हैं आपके क्लाउड्स में। तो अब स्ट्रेटोस्फेयर में क्लाउड बन गए। अब स्ट्रेटोस्फेयर में टेम्परेचर कम होने का क्लाउड के अंदर क्या होते हैं, आइस के क्रिस्टल्स रहते हैं, यानी आइस की फॉर्म में, क्लाउड के अंदर आइस की फॉर्म में होते हैं, लिक्विड फॉर्म में वाटर नहीं होता। वाटर वेपर जब कंडेंस होता है तो आइस की फॉर्म में रहेगा। अब ये आइस की क्रिस्टल जो होते हैं स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड बनाते हैं। ये क्या करते हैं, कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं, बेस प्रोवाइड करते हैं, जो आपके हाइड्रोक्लोरो, जो आपके क्लोरोफ्लोरोकार्बन या हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन जो थी, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन जो थी, उसको बेस प्रोवाइड करते हैं। वो क्या करते हैं, इस पे जाके ज्यादा रिएक्टिव हो जाते हैं। जब उस पे अल्ट्रावायलेट रेस पड़ती है तो क्लोरीन का रेडिकल अलग हो जाते हैं, क्लोरीन अलग हो जाती है, ठीक है। और वो क्लोरीन क्या करती है, ओजोन के साथ रिएक्ट कर करके ओजोन को डिप्लीट करती है। तो नैनो पार्टिकल किस तरीके से ओजोन डिप्लीशन का काम कर रहे हैं, नैनो पार्टिकल गए स्ट्रेटोस्फेयर में पहुंचे, क्लाउड फॉर्मेशन में मदद कर रहे हैं। अब इस क्लाउड पर आके आपके क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो आकर आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है आपको वो ब्रेक कर जाता है, ठीक है ना, क्योंकि वो एक बेस प्रोवाइड करते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन को ब्रेक होने के लिए। और फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन में से ब्रेक होकर क्लोरीन निकलता है और वो जाके ओजोन को डिप्लीट करने लग जाता है। समझ आया आपको ये पूरी बात? हाँ हाँ सर। हाँ सर। ठीक है। नैनो पार्टिकल ये क्या करेंगे, बेस फॉर क्लाउड फॉर्मेशन, ठीक है। अब ये क्लाउड बने कहाँ पे, स्ट्रेटोस्फेयर में बने हैं। तो इस स्ट्रेटोस्फेयर में क्लाउड बन गए आपके स्ट्रेटो। जब ये क्लाउड उधर बन गए तो ये क्लाउड क्या करेंगे, आपको बेस प्रोवाइड कर दिए, किस चीज को, आपके क्लोरोफ्लोरोकार्बन या हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन को। इस पर अल्ट्रावायलेट रेस पड़ेगी तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन ब्रेक कर जाएंगे, तो उसको बेस प्रोवाइड करता है जिससे क्लोरोफ्लोरोकार्बन ब्रेक कर जाता है इस पे। और फिर वहां से आपके क्लोरीन के रेडिकल, फ्री क्लोरीन निकल जाएगा। और ये फ्री क्लोरीन जो क्या करेगा, ओजोन के जो O3 मॉलिक्यूल्स है उसमें से ओजोन के साथ रिएक्ट करके उसमें से ऑक्सीजन के एटम्स निकालेगा। अल्टीमेटली ओजोन विल स्टार्ट कन्वर्टेड, विल स्टार्ट एंड गेट कन्वर्टेड इनटू या तो फ्री एटम्स ऑफ ऑक्सीजन या फिर ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, O2 में कन्वर्ट होगा। समझ आ गया आप लोगों को ये बात? सर स्ट्रेटोस्फियर के बाद क्या होगा वो वाला फिर से एक्सप्लेन करो ना। देखो क्या चीज है, कोई भी क्लाउड फॉर्मेशन जो होती है, क्लाउड मतलब क्या चीज है, आपकी कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर। जब वाटर कंडेंस करता है, कंडेंस करने का मतलब है कि जिस पॉइंट पर वो सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है, ठीक है ना, तो वाटर वेपर कन्वर्ट हो जाता है आपका क्लाउड्स में। क्लाउड्स के अंदर चाहे वाटर के फॉर्म में हो या फिर आइस की फॉर्म में हो सकता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब ये क्लाउड कहाँ पे बने, स्ट्रेटोस्फीयर बने, टेम्परेचर लो है, यानी इसके अंदर जो क्लाउड के अंदर वाटर की फॉर्म होगी वो वाटर वेपर से जो चेंज होगी वो आइस की फॉर्म में होगा, ना कि लिक्विड की फॉर्म में होगा। समझे बात को? वाटर वेपर जब कंडेंस हो रहा है तो वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, वाटर वेपर क्या है, गैस है, कन्वर्ट हो रहा है वो किस में हो रहा है, तो लिक्विड में कन्वर्ट होगा या सॉलिड में कन्वर्ट होगा। लिक्विड में कन्वर्ट होगा तो वाटर लिक्विड फॉर्म में होगा, सॉलिड में होगा तो आइस पार्टिकल के रूप में होगा। तो ये जो स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड बन रहा है इसमें आइस पार्टिकल के रूप में क्लाउड होगा, ठीक है ना। क्लाउड के अंदर जो पानी होगा वो आइस की फॉर्म में होगा। अब ये लो टेम्परेचर होगा, इतना ज्यादा लो टेम्परेचर, ठीक है। ये बेस प्रोवाइड करेगा किसके लिए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो आपकी एसी, रेफ्रिजरेटर इससे जो रिलीज हो गया है, जो ऊपर तक चले गए स्ट्रेटोस्फेयर तक, उसको ये बेस प्रोवाइड करेगा। किस किस चीज के लिए बेस प्रोवाइड करेगा, जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इस पे पड़ रही थी क्लोरोफ्लोरोकार्बन पे और ये ब्रेक हो रहा था, उस रिएक्शन को स्पीड अप करने में मदद करेगा। समझ गए? ये स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड जो है विल हेल्प फॉर द ब्रेकिंग अप ऑफ
क्लोरोफ्लोरोकार्बन इनटू अ क्लोरीन रेडिकल, ठीक है ना। क्लोरीन उससे सेपरेट करने में मदद करेगा, मतलब एक तरीके से कैटलिस्ट की तरह काम करेगा उसमें रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए। समझिए बात को। इसीलिए यस ओजोन सर। डिप्लीशन कब ज्यादा होती है? दो टाइम पर ज्यादा होती है। एक तो सर्दियों के टाइम में होती है ज्यादा, क्योंकि उस टाइम पे स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड बनते हैं, और दूसरा वॉर्टेक्स होता है। वॉर्टेक्स मतलब एक सर्कल में एयर मूव करती है पोल के ऊपर, तो सारी कोल्ड एयर क्या चीज होती है उसी जगह पे जमा हो जाती है, टेम्परेचर लो हो जाता है। और टेम्परेचर लो होने पर वो एक मदद की तरह काम करता है कि जहां पर आपके क्लोरोफ्लोरोकार्बन ब्रेक करने लग जाती है, ठीक है ना। क्लोरीन तो अलग होता है। तो ये क्या चीज है, स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड जो है वो हेल्प करता है इस प्रोसेस को स्पीड अप करने के लिए। और ये स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड जो है ये सर्दियों के टाइम पे बनते हैं ज्यादा, या गर्मियों के टाइम में भी होगा, उस जगह होगा जहाँ पे टेम्परेचर लो है वो। हाँ सर, हाँ समझ। सर। अब ये क्वेश्चन है, एक बार ये क्वेश्चन आप अटेंड करो कि देयर इज सम कंसर्न रिगार्डिंग नैनो पार्टिकल। नैनो पार्टिकल का मतलब कुछ नहीं है, नैनो मतलब नो साइज, यानी 10⁻⁹ मीटर जो है, 1 मीटर का 100 करोड़ का हिस्सा जो हो गया, ठीक है। वही हो गया जैसे आपका, और वो जो होता है पार्टिकुलेट मैटर छोटे साइज का। तो ये बताओ आप, इसका आंसर क्या होगा? सर 1 and 2 ओनली, 3 ओनली आंसर है। सब लोग एक एक बार बताओ कि क्या क्या ऑप्शन हो सकता है इसमें। 3 ओनली। 1 and 3। 1 and 3, sir. I want to go with 1, 2, and 3. All of them. किसी ने थर्ड बताया, किसी ने 1 and 3 बताया, किसी ने 1, 2, 3 बताया, 1 and 2 भी बताया गया किसी ने। चलो मैं इसका बता दूं क्या चीज है। देखो इसमें लिखा है नैनो पार्टिकल। नैनो पार्टिकल का मतलब है कि नैनो साइज का जो आपका पार्टिकुलेट मैटर रिलीज हो रहा है। जब भी आप कोई फॉसिल फ्यूल से बर्न कर रहे हो उसमें चीजें नैनो पार्टिकल के रिलीज हो रहे हैं, ठीक है ना। अब ये बोल रहे हैं कि देयर इज सम कंसर्न रिगार्डिंग द नैनो पार्टिकल ऑफ सम केमिकल एलिमेंट दैट आर यूज्ड बाय इंडस्ट्री इन द मैन्युफैक्चर ऑफ वेरियस प्रोडक्ट बाय। तो नैनो पार्टिकल्स होने वाले कंसर्न क्या है से रिलेटेड। अब नैनो पार्टिकल का ये लिखा हुआ है दे कैन एक्युमुलेट इन द एनवायरनमेंट कंटामिनेटेड वाटर एंड सॉइल। सही बात है, ठीक है ना। कंटामिनेट करते हैं सॉइल, फर्स्ट ऑप्शन सही है। हाँ कंटामिनेट कर सकते हैं एनवायरनमेंट एंड कंटामिनेट वाटर एंड सॉइल। दे कैन एंटर द फूड चेन। जब एक्युमुलेट करी जाएगी किसी जगह पर तो वो फूड चेन में तो एंटर कर सकती है। फर्स्ट स्टेप क्या है, बायो एक्युमुलेशन। अगर कोई चीज पानी में तो फर्स्ट ऑर्गेनिज्म जो उस पानी को पिएगा, ठीक है ना, तो अल्टीमेटली क्या चीज होगी, वो पॉल्यूटेंट आप उसकी बॉडी में एंटर कर जाएगा। फिर उसको जो कंज्यूम करेगा, उसे जो सेकंड जो लेवल पर ऑर्गेनिज्म उसे कंज्यूम करेगा, तो अल्टीमेटली क्या चीज होगी, जब वो सॉइल में एंटर कर गया, वाटर में एंटर कर गया, तो प्लांट या तो प्रोड्यूसर या प्रोड्यूसर के अलावा जो कंज्यूमर होंगे डायरेक्ट उनमें एंटर कर सकता है उनकी बॉडी में। तो अल्टीमेटली क्या चीज है, फूड चेन में तो एंटर कर ही गया, उसका फिर बायोमैग्निफिकेशन भी हो सकता है। अगर नेक्स्ट लेवल पे जाके बायोमैग्निफिकेशन होने लग जाएगा। अब थर्ड ये क्या चीज ऑप्शन लिखा हुआ है, ट्रिगर द प्रोडक्शन ऑफ फ्री रेडिकल। ये भी हमने भी पढ़ा थोड़ी देर पहले। ट्रिगर कर ही रहा था ना, क्या कर रहा था, जो क्लोरीन के एटम बनने में मदद कर रहा था। कैसे, जब आपको बताया था मैंने नैनो पार्टिकल क्या चीज है, उस पर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड जो है, स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड को वो मतलब बनने में मदद कर रहा है। नैनो पार्टिकल पर आकर आपके वाटर वेपर कंडेंस हो रहे हैं, ठीक है, क्लाउड्स में। और वो क्लाउड से आपके क्या चीज हो रही है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का ब्रेकिंग अप हो रहा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो क्लोरीन के फ्री रेडिकल बनना शुरू हो रहे हैं, ठीक है ना। तो ये क्या चीज है, ये मदद कर रहा है फ्री रेडिकल्स बनाने में, ठीक है ना। यस इसके ऑप्शन, इसके आंसर जो है फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड तीनों है। अगर कोई चीज वाटर में एंटर कर गई तो फूड चेन में तो आई जाएगी। और फ्री रेडिकल का अभी आपको एग्जांपल बता ही दिया था, क्लोरीन जो है उसके प्रोडक्शन में मदद कर रहा है, क्लोरीन के फ्री रेडिकल बनाने में, ओजोन के डिप्लीशन में ये रोल प्ले करता है, ठीक है। अब आगे आपका सबसे पहले कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो गैस कहती है, कलरलेस है, ऑर्डरलेस है। तो कई बार प्रीलिम्स में क्या करते हैं, एक ऑप्शन में देते हैं ऐसे जो कैरेक्टरिस्टिक है, जैसे कलरलेस, ऑर्डरलेस, ठीक है ना। टेस्टलेस, इसका कोई टेस्ट नहीं है, और ये स्लाइटली लेस डेंस है एयर से, ठीक है। शॉर्ट लाइफ है। अब कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस कैसे होती है, आपका इंटरनल कंबशन इंजन से, के एग्जॉस्ट से, ठीक है। ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था इंटरनल कंबशन इंजन क्या होता है। उसी में एयर और फ्यूल दोनों उसी में बर्न होते हैं। एयर इंजेक्ट करते हैं, उसको पिस्टन कंप्रेस करता है, फिर एयर का टेम्परेचर बढ़ जाता है अगर डीजल इंजन है। और पेट्रोल इंजन में एयर नहीं करते, पेट्रोल इंजन में सीधे क्या करते हैं, पेट्रोल को स्पार्क करते हैं।
सीधे जलाते हैं उसे। ठीक है, इंटरनल कंबशन इंजन, क्योंकि एक ही उस इंजन के अंदर ये सारा प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, हीट भी उधर से प्रोड्यूस हो रही है, फ्यूल भी बर्न वहीं पर ही हो रहा है। तो इंटरनल कंबशन इंजन। और कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें क्या चीज है, जो आपके फ्यूल होते हैं उसमें कार्बन होता है, हाइड्रोजन के साथ उसका बॉन्ड होता है, ठीक है ना, फ्यूल जो होता है ऑर्गेनिक मैटर। अब बर्न करने के लिए आप क्या करते हो, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कोई भी चीज बर्न होती है, ठीक है, इसका मतलब कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड बनेगा, रिलीज होगा जब। अगर वो ऑक्सीजन सफिशिएंट अमाउंट में है तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, अगर वो सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं है तो आपके क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होती है। ठीक है ना, तो कार्बन मोनोऑक्साइड के यहाँ पे इंटरनल कंबशन इंजन या इनकम्प्लीट तरीके से कोई भी कंबशन होता है, या फिर आयरन की स्मेल्टिंग होती है। आयरन की स्मेल्टिंग का मतलब क्या चीज है, आयरन जो ओर आपका निकाला जाता है जमीन से, उसमें क्या होते हैं, आयरन के ऑक्साइड्स होते हैं, यानी आयरन के साथ ऑक्सीजन की बॉन्डिंग होती है उसमें। अब उसको क्या करते हैं आप, उसको आयरन के साथ ऑक्सीजन की बॉन्डिंग होती है, फिर उससे क्या करते हैं आप, बर्न करते हो उसे। किस में बर्न करते हो, फॉसिल फ्यूल में। तो वो फॉसिल फ्यूल में बर्न करते हैं तो क्या चीज है, फॉसिल फ्यूल में कार्बन है, इसके ऑक्सीजन के साथ जब वो रिएक्ट करता है ना तो ऑक्साइड्स अलग हो जाते हैं और आयरन आयरन रह जाता है। आयरन के अलावा सल्फर भी अगर उसमें है तो और कोई प्रोसेस करते हैं जिससे सल्फर भी अलग हो जाए। तो इस मेल्टिंग के टाइम पे क्या चीज है आपकी, कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होती है। इट फॉर्म व्हेन देयर इज नॉट इनफ ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन इनफ नहीं होती तब कार्बन मोनोऑक्साइड जो है रिलीज होती है। In the presence of sufficient oxygen, carbon monoxide burns with a blue flame, producing a carbon dioxide. Volcano, forest fire, इन सब में क्या चीज है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। हेल्थ इफेक्ट कार्बन मोनोऑक्साइड का, ये क्या चीज है, जैसे बोलते हैं घर में अंगीठी जो है जलाकर कम बंद नहीं करके सोना चाहिए उस टाइम पर, तो उसका रीजन क्या चीज है, कार्बन मोनोऑक्साइड। जो कार्बन मोनोऑक्साइड क्या चीज है, आपके जो रेड ब्लड सेल होते हैं, रेड ब्लड सेल के अंदर क्या चीज होती है, प्रोटीन होता है होमोग्लोबिन नाम का। वो प्रोटीन क्या करता है, उस पे आपका ऑक्सीजन का एटम अटैच होता है। ठीक है ना, जब लंग्स से, तो रेड ब्लड सेल में जो प्रोटीन होता है क्या होता है, होमोग्लोबिन होता है। ये होमोग्लोबिन पे आपका ऑक्सीजन का एटम, लंग्स में जब आपकी ब्रीथिंग करते हो आप तो ऑक्सीजन एंटर कर गया, लंग्स तक पहुंच गया, उधर से जाके ये रेड ब्लड सेल क्या चीज होती है, उस पे होमोग्लोबिन पे, रेड ब्लड सेल में जो होमोग्लोबिन है उस पे आपका ऑक्सीजन का एटम अटैच होता है। और फिर ये क्या चीज होती है, ये पूरी बॉडी में जो है, जो सेल्स के पास ऑक्सीजन की सप्लाई करता है ये। ठीक है, अब होमोग्लोबिन में जो ऑक्सीजन अटैच होता है उसकी जगह आपके क्या चीज है, इट कंबाइंस विद होमोग्लोबिन, ये होमोग्लोबिन से कार्बन मोनोऑक्साइड कंबाइन हो जाता है। तो जो ऑक्सीजन कंबाइन होने की जगह थी वो कार्बन मोनोऑक्साइड कंबाइन हो गई और ये बना देता है कार्बोक्सी होमोग्लोबिन। और फिर अल्टीमेटली क्या चीज होती है, जो कैरिंग कैपेसिटी होती है होमोग्लोबिन की ऑक्सीजन को कैरी करने की, वो रिड्यूस हो जाती है और बॉडी में क्या चीज होती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड तो बॉडी में बनी रही है आपकी, आप क्या कर रहे हो, ऑक्सीजन ले रहे हो, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हो, कार्बन डाइऑक्साइड तो बन रही है पर ऑक्सीजन आ नहीं रही है, तो अल्टीमेटली ऑक्सीजन के कंपैरिजन में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन की कैरिंग, जो आपकी होमोग्लोबिन की कैरिंग कैपेसिटी होती है ऑक्सीजन की, वो तो रिड्यूस हो गई। और इससे फिर क्या चीज है, आपकी प्रॉब्लम वही हो जाती है, बेहोश होना और अल्टीमेटली डेथ भी हो सकती है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड इज नॉट कंसिडर्ड। पर कार्बन मोनोऑक्साइड याद रखना, ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ग्रीन हाउस गैस है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, मीथेन हो गई, इसके अलावा हाइड्रोफ्लोरोकार्बन होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन नहीं होती। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसमें क्लोरीन है वो आपका ओजोन डिप्लीशन गैस है, कंपाउंड है ओजोन डिप्लीशन। लेकिन केवल हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है वो आपकी ग्रीन हाउस गैस की तरह काम करता है। मीथेन ग्रीन हाउस गैस करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं करता। पर कार्बन मोनोऑक्साइड फर्दर ऑक्सीडाइज्ड हो जाए और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाए तब वो ग्रीन हाउस गैस हो जाएगी। अब देखो इसमें क्या चीज हो रही है कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है, आप लोगों को यहाँ तक समझ आया जो मैंने बताया था अभी, हमें हाँ सर, हाँ सर। कार्बन मोनोऑक्साइड फर्स्ट ऑफ ऑल वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। अब कार्बन मोनोऑक्साइड जो आपकी क्या चीज है, फॉसिल फ्यूल बर्न हो रहा है, चाहे गाड़ियों से, ट्रांसपोर्ट से हो रहा हो या फिर आपके पावर प्लांट से हो रहा है, इंडस्ट्री में, तो वहां से जो कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज हो रही है, तो फिर क्या चीज है, कार्बन मोनोऑक्साइड के एक तो आपको वही बता दिया, ग्रीन हाउस गैस की तरह नहीं है ये, होमोग्लोबिन ऑक्सीजन अटैच होने की जगह खुद रह जाता है, तो वहां एक प्रॉब्लम है। दूसरा, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है आपका ओजोन क्रिएशन में भी हेल्पफुल है। तो ओजोन, ग्राउंड लेवल की ओजोन, जो आपकी ट्रोपोस्फेयर में ओजोन होती है, तो जो ट्रोपोस्फेयर में ओजोन होती है वो या तो ये भी मदद करता है कार्बन मोनोऑक्साइड, इसके अलावा जो वहां पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है उसकी भी। तो कैसी चीज होती है,
वो किससे बना होता है? ऑक्सीजन के 3 एटम्स मिलके ओजोन बने होते हैं, यानी O3। और कार्बन मोनोऑक्साइड में क्या चीज है? आपका एक ऑक्सीजन का एटम है। तो अल्टीमेटली क्या चीज है? कार्बन मोनोऑक्साइड से आपका ऑक्सीजन का एटम रिलीज होगा और वो ऑक्सीजन का एटम कंबाइंड होगा, तब जाके ओजोन में मदद करेगा वो, ठीक है ना। इसके अलावा क्या चीज है? मीथेन बनाने में कैसे मदद कर सकता है? मीथेन में क्या होगा? ऑक्सीजन रिप्लेस होगी, उसकी जगह हाइड्रोजन कार्बन के साथ कंबाइंड हो जाएगी, ये प्रोसेस होगा, तभी आपको मीथेन बनेगा, CH4 जो है। तो ये जो चीज है आपके, कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करेगा? OH एटम से OH रेडिकल जो है, फ्री रेडिकल, उसके साथ कंबाइंड होगा। इसके क्या चीज होगी आपकी? ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट विद हाइड्रोक्सी रेडिकल टू प्रोड्यूस अ पर ऑक्सी रेडिकल, जो हो गया पर ऑक्सी रेडिकल विद कंबाइंड विद नाइट्रोजन ऑक्साइड टू फॉर्म द नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोक्सिल रेडिकल, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो होगा गिव्स O3 वाया फोटोलाइसिस प्रोसेस बाय द एक्शन ऑफ लाइट। कैसी चीज होगी? जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ना, वो आपके OH से रिएक्ट होगा, ठीक है। अच्छा देखो, ओजोन के लिए चाहिए क्या? O3 चाहिए, ठीक है ना। अल्टीमेटली आपको O3 चाहिए, तो इसमें क्या ये कह रहा है, मदद कर रहा है, कैसे मदद कर रहा है? कार्बन मोनोऑक्साइड का O एटम OH से उधर से रिएक्ट करके जो आपका हाइड्रो ऑक्सिल है, OH हाइड्रो ऑक्सिल, वहां ऑक्सिल यानी ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगा, अलग हो जाएगा वहां से। और वो ऑक्सीजन जब रेडिकल अलग हुआ, वो जाके नाइट्रोजन ऑक्साइड से हुआ, तो नाइट्रोजन का डाइऑक्साइड बन गया, NO2 बन गया। और वो NO2 क्या चीज है? बाद में फोटोलिसिस प्रोसेस जो है, लाइट पड़ने से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का जो बॉन्ड है वो टूटेगा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का, इधर O2 हो गया, और ऑक्सीजन का जो फ्री रेडिकल होगा उसके साथ कंबाइन हो गया, वो O3 बन जाएगा। तो मतलब क्या है, वो कुछ नीरा को ये बोलना चाह रहा है कि कार्बन मोनोऑक्साइड भी एक मदद कर रहा है, उसका ऑक्सीजन का एटम अलग होकर, ठीक है। इस तरीके से भी ओजोन क्रिएशन में वो हेल्पफुल है। ये समझ आया आप लोगों को क्या चीज बताई मैंने? हाँ सर। देखो, वो ये बोल रहे हैं कि कार्बन के जो ऑक्सीजन का है ना, वो उसे रिलीज करवा है, तो वो रिलीज होकर नाइट्रोजन ऑक्साइड से रिएक्ट करता है। नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस कहाँ से निकल रही है? आपके फॉसिल फ्यूल के बर्न होने से, ट्रांसपोर्ट उधर से, वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया। फिर बाद में क्या चीज हो गई? उस पर फोटोलिसिस प्रोसेस से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में नाइट्रोजन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल अलग हुआ, और उसने रिएक्ट कर दिया ऑक्सीजन के फ्री रेडिकल से। तो उस तरीके से भी क्या कह रहे हैं कि ओजोन में मदद करती है जो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड। तो आप याद रखना, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड इज हेल्पफुल फॉर द क्रिएशन ऑफ ट्रोपोस्फेरिक लेवल ओजोन, जो आपकी ट्रोपोस्फेयर में ओजोन बनती है। और जो आपकी स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन बनती है, वो कैसे होती है? आपकी स्ट्रेटोस्फेयर की ओजोन में किस तरीके से होता है कि आपके अल्ट्रावायलेट लाइट पड़ती है ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल पर, वो ब्रेक कर जाता है, एक ऑक्सीजन का अलग हो जाते हैं, दोनों OO दो एटम हो जाते हैं, और वो O एटम जो है फ्री रेडिकल ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से कंबाइन होकर O3 बनाता है। तो स्ट्रेटोस्फेयर में आपके सीधे ऑक्सीजन पर अल्ट्रावायलेट लाइट पड़ने से होता है, और यहाँ पे आपके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड से ऑक्सीजन का फ्री एटम मिला, और वो नाइट्रोजन ऑक्साइड को कन्वर्ट करता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड।